तो भाई आवाज़ क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम नया जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा पहले हाईलाइट करते हैं कि केमी बॉन्ड होता क्या है। देखिए, आप ये जो डिफरेंट चीज़ें देख रहे हो आप लोग, जो भी आपको नज़र आ रहा है। मिसाल तो मेरे हाथ में पेन है, आप खुद जब आप खुद को आईने में देखते हैं, आईना खुद जिसको आप देखते हो, या आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें मैटर की बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर की बनी होती हैं, और मैटर जो है वो छोटे 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 एटम्स का बना होता है। अब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें हमें क्यों दिखाई दे रही हैं? तो क्या होता है कि ये जो डिफरेंट एटम्स हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो वो फोर्स जो एटम्स को बांध के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्टिव फोर्स जो मॉलिक्यूल में दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी H2 है, ठीक है, या इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें हम, ठीक है, तो भाई एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों ने क्या किया कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर किए। तो इनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो हाइड्रोजन एटम को बांधे हुए है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो दो एटम्स को मॉलिक्यूल में, या दो आइंस को, देखिए सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ टू आइंस, वन इज अ पॉजिटिव आइन जो कि सोडियम आइन होता है, एंड अनदर इज अ क्लोराइड आइन जो कि नेगेटिव आइन होता है। तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो आइंस को आपस में कंपाउंड के अंदर जोड़ के रखे, या दो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ के रखे, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। So the attractive force that hold two atoms in a molecule or two ions in a compound is called a chemical bond. तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखे मॉलिक्यूल में, या आइंस को जोड़ के रखे किसमें? कंपाउंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कम क्लोज टू ईच अदर, कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अब देखिए, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। भाई ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आए। जब ये नजदीक आ रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है, तो इनमें दो किस्म की फोर्सेस जो है वो ऑपरेट होंगी। अब कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? ठीक है, अब एक तो होगी अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब देखें, ये जो ग्रीन कलर है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ दिस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम, कि इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये जो है, ये कौन सी फोर्स होगी? ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यानी ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये किसको जाहिर कर रही है? ये अट्रैक्टिव फोर्स को जाहिर कर रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स को, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन लगाते हैं, पर्पल, ठीक है। पर्पल लाइन में देखें कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी ये जो फोर्स होगी, ये रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव फोर्स किसके दरमियान है? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, ठीक है। और किसके दरमियान है? इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। तो देखिए, दोनों फोर्सेस अवेलेबल हैं, रिपल्सिव फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो जब ये दो एटम बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, से कि ये और क्लोज आ गया आपस में, ठीक है, और यहां पे आके इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, उस स्टेज पे क्या होगा? उस स्टेज पे ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है,
अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी किस पे, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी किससे, रिपल्सिव फोर्स से। तो जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा वो तभी बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या हो रहा था कि एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे थे। दूसरी बात, एक बात और समझें कि अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान में रखें कि अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या सीन होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट ओवर या मोर देन क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स। तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी क्या होगा, ओवरऑल चेंज इन एनर्जी एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए, आप अपनी सोच के हिसाब से बताएं। तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी क्या होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो एनर्जी कम होगी यानी सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगी, तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक मतलब मैं रिपीट कर लूं कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को या दो आइंस को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, तो जब दो एटम्स जो हैं आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो दो फोर्सेज ऑपरेट होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है एक एटम का इलेक्ट्रॉन, उसी का न्यूक्लियस, एक एटम का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स कहां होगी, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन में, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्स होगी। तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे तो नजदीक तभी आएंगे जब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी और रिपल्सिव फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे ही केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स पे, और ओवरऑल जो चेंज इन एनर्जी होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इस पेज में, इस चीज में कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? ओके, चलिए बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। भाई एलिमेंट जो है क्यों बॉन्ड बनाते हैं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। और चीज क्या है कि अ केमिकल बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्स। अभी हमने बात की कि बॉन्ड जब बनेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगी, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद फॉर दिस रीजन एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। के बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स से, इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा। उसके बाद क्या चीज है, अ सिस्टम ऑफ लो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन अ सिस्टम ऑफ हाई पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले जो इंडिविजुअल एटम्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी, उनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। तो जब उन्होंने बॉन्ड बनाया तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम्स की एनर्जी के हिसाब से कम होगी कि ज्यादा होगी? मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम्स की एनर्जी के हिसाब से कम होगी कि ज्यादा होगी? बिल्कुल कम होगी। क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी निकल रही है। उसके बाद सिमिलरली वी नीड सेम एनर्जी। अब जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, यानी जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो सिस्टम से, यानी जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया फिर हम टू हाइड्रोजन एटम्स, ये दो हाइड्रोजन एटम ने मिलके जब बॉन्ड बना लिया तो प्लस कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 436 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाएगी, यानी इतनी एनर्जी निकल जाएगी। तो इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा थी, अब मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी एटम्स के हिसाब से कम है। अब जैसे ही आप इतनी एनर्जी वापस दोगे, यानी ये तो बॉन्ड बनने की एनर्जी थी, तो जितनी एनर्जी निकल गई है, ठीक है, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी देंगे तो दोबारा एटम्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, उनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बेटा? इसको भी सेव करते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा, इन 2-3 लाइनों में कोई दिक्कत? एक मतलब पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी करें। ओके बेटा, ओके, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं,
वाई एलिमेंट्स फ्रॉम केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और दिस इज व्हाट द पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं उसके रीजंस को फाइंड करते हैं। देखिए, अब ये जो ग्रुप है 18वां, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, या तो वो NH2 होता है इन केस ऑफ हीलियम ओनली, बाकी सबकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NH2 NP6, यानी इनके आखिरी शेल में जो है, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी हीलियम की डुप्लेट पूरी होती है, बाकी एलिमेंट्स की ऑक्टेट पूरी होती है। हीलियम की डुप्लेट पूरी होती है, बाकी एलिमेंट्स की ऑक्टेट पूरी होती है, ठीक है। तो नोबल गैसेस इस वजह से स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी कंडीशन पे नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये स्टेबल होते हैं, अदर वर्ड में इस तरह से कहें, ठीक है। बाकी ये जो सारी मखलूक है, ये जो सारे एलिमेंट हैं, नोबल गैसेस को छोड़ के, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के, इन 6 एलिमेंट को छोड़ के, बाकी ये जो पूरी दुनिया है, इनकी ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो ये नोबल गैसेस की तरह अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहेंगे। तो ये क्या करना चाहेंगे, ये नोबल गैसेस की तरह अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहेंगे, ठीक है। ऑक्टेट पूरी करने के लिए एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उनके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट से क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं कि अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सवाए नोबल गैसेस के और किसी की भी ऑक्टेट पूरी नहीं होती, तो ये क्या करेंगे कि अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए रिएक्ट करेंगे, अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए रिएक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। इसको सेव करके दोबारा इधर वापस आते हैं, पर थोड़ा सा देख ले। तो एक मेन रीजन ये है कि अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब एक जो प्राइम एम है वो ये है कि भाई ऑक्टेट पूरी करनी है, क्योंकि एलिमेंट की ऑक्टेट पूरी नहीं है। अब ऑक्टेट पूरी कैसे होगी, कि जब बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी सिस्टम लो एनर्जी का हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 3-4 मकसद एक ही वक्त हासिल हो जाते हैं। तो पहला मकसद जो होता है कि व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट और से टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि वो इनर्ट गैस की तरह, नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएं। अब वो स्टेबल कब होंगे, जब उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा कि इनकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ऑक्टेट जैसे ही पूरी हो जाएगी और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो इनका जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और ज्यादा स्टेबल। तो पहले काम ये होता है कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कि अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। दूसरी बात कि टू डिक्रीज देयर एनर्जी, क्योंकि जब बॉन्ड बन जाएगा, जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, उसके साथ साथ 436 किलोजोल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या हुई, रिलीज हुई। ये इतनी एनर्जी निकल जाएगी, तो ये इसकी एनर्जी क्या होगी, 2 हाइड्रोजन एटम की हाई एनर्जी होगी, इसकी क्या हो जाएगी, लो एनर्जी। ये मोर स्टेबल होगा, इसकी डुप्लेट पूरी हो गई है, ठीक है, इसकी डुप्लेट इनकम्प्लीट थी, हाई एनर्जी थी, ठीक है। तो दूसरी बात, टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, कि जैसे ही ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तीसरी बात, टू डिक्रीज देयर रिएक्टिविटी। अब स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ रिएक्टिविटी, यानी अगर स्टेबिलिटी, बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से एम्स गेन हुए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? नंबर पहली बात, ऑक्टेट और डुप्लेट पूरी हो जाती है। नंबर दूसरी बात, एनर्जी कम हो जाती है। नंबर तीसरी बात, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर चौथी बात, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी एटम स्टेबल हो जाए, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, ओके।
मैं बिल्कुल छोटी सी लेवल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और छोटी लेवल से स्टार्ट जरूर कर रहा हूँ भाई, अंदर जो एडवांस लेवल है, ठीक है, यानी इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि जो आपका छूट जाए या रह जाए आपका, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो पहले स्टार्ट हम करें बिल्कुल बेसिक चीज से, उसके बाद जो है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। समझ सेइंग अबाउट रिकॉर्डिंग, लेट मी चेक, यस इट्स ऑन, चल रही है बेटा। अब नोट क्या है कि जो इंडिविजुअल एटम होंगे, अब देखें तो हाइड्रोजन एटम है, इन्होंने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया, इन्होंने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड बन जाएगा, जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा कि इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई, क्या एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लो, किसकी, मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कम होगी, किससे, इंडिविजुअल एटम से, ठीक है। तो नोट क्या करना है कि एन इंडिविजुअल एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस के अलावा इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन इट इज इन कंबाइंड स्टेट, कि जब अगर यानी आप हाइड्रोजन को, अब दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसको अगर आप वाटर से कंपेयर करें, आप HCl से कंपेयर करें, आप जो है किसी भी जो है और चीज से कंपेयर करें, से HBr से कंपेयर करें, आप इसको मीथेन से कंपेयर करें, आप इसको अमोनिया से कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन इन सब में क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म में यानी कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम जो है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब आप इजीली बता सकते हो कि ये लेस स्टेबल क्यों है भाई, क्यों होगा ये लेस स्टेबल, क्यों होगा, कोई बताएगा? क्योंकि एनर्जी हाई है, उसके बाद डुप्लेट इनकम्प्लीट है, वही रीजन जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं। An individual atom has more energy than its combined state, कि मॉलिक्यूल में इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एटम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर, कुछ छूट जाए तो बताना बेटा, रह जाए तो बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भाई ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि एलिमेंट की वो ख्वाहिश जिसके जरिए वो अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहते हैं या अपनी ऑक्टेट में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इस एबिलिटी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है कोई एलिमेंट, उसको डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कीप 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, while 2 electrons is called duplet rule। अब देखें जो एलिमेंट हैं सच एज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, ये दे ट्राई टू कंप्लीट देयर डुप्लेट, इन पे जो काम होता यानी जो अप्लाई होता है वो डुप्लेट रूल, ठीक है। अब हीलियम क्योंकि ऑलरेडी इसकी डुप्लेट पूरी है तो ये रिएक्ट नहीं करता, बाकी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है अपनी डुप्लेट पूरी करने के लिए। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी डुप्लेट पूरी करता है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी डुप्लेट पूरी करता है। तो दूसरे भी एलिमेंट हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, पर जनरली ये एलिमेंट हैं जो क्या करेंगे, डुप्लेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है भाई, उसके बाद ये है कि हाउ एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब 3 तरीके हैं ऑक्टेट पूरी करने के। एक तरीका ये है कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अब ये जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये मोस्टली मेटल्स भी हो सकते हैं एंड नॉन मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, पर मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो पहली बात कि ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल ये है कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि सिर्फ नोबल गैसेस वो एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्टेट और डुप्लेट पूरी है, बाकी सबकी पूरी नहीं थी। तो सब अपने आखिरी शेल में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इसको डुप्लेट रूल कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एलिमेंट अपनी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी कैसे करेगा। भाई देयर आर 3 वेज। पहला वे ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गेन करते हैं। जनरली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और अगर आपके पास बॉन्ड बनाने वाले ज्यादातर दोनों नॉन मेटल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देते लेते नहीं है, यानी लॉस और गेन नहीं होती, फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो किस्म के एलिमेंट है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये जो एलिमेंट हैं मोस्टली नॉन मेटल्स, ये आपस में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट शिफ्टिंग से बनता है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? एक मरतबा देख लें, और पूछना है तो पूछ लें। क्लियर है? ओके ठीक है बेटा। इसको शेप ऑफ ऑर्बिटल हमने नहीं किया था का? कोई कह रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल हमने किया था ना, या नहीं किया था? हाँ उसमें भी आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किया था ना, वही कह रहा हूँ, मैंने मुझे तो याद है किया था भाई, किया था। ये जो फिजिकल वाले बैठे हैं वो नहीं आए होंगे उस दिन। खैर, तो इस पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अब देखिए, और ये जो एलिमेंट हैं इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रोबेबल डिवाइस देखें, ये जो फर्स्ट ए और 2A ग्रुप है, अब इनके पास 1A ग्रुप के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 मोर चाहिए, 7 मोर चाहिए। तो व्हाट इज द इजी पॉसिबिलिटी फॉर दीज एलिमेंट्स कि ये 7 इजिली गेन कर सकेंगे, या फिर इनके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर लें तो इनकी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी हो जाएगी। इजी क्या रहेगा, 1 लॉस करें या 7 गेन करें? 1 लॉस करें। ठीक है, 1 लॉस करें तो इनकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ठीक है, या डुप्लेट पूरी हो जाएगी। इन केस ऑफ लिथियम डुप्लेट पूरी हो जाएगी, बाकी जो नीचे वाले हैं इनकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2A ग्रुप वालों के पास भी 2 चॉइसेस हैं, तो या तो 2 + 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर लें, या फिर -2 इलेक्ट्रॉन करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर लें। व्हाट इज द इजी चॉइस फॉर दीज एलिमेंट्स, कि 2 लूज करें या 6 गेन करें? 2 लूज करें कि 6 गेन करें? क्या करें? ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, थर्ड वाले भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, फोर्थ वाले में दोनों प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे आप राइट साइड पे आएंगे तो यहां से ये जो एलिमेंट है वो ये वाले, ये आपको कलर चेंज में भी दिखाई दे रहा होगा, ये नॉन मेटल्स हैं, ये वाले नॉन मेटल्स हैं। अब ये नोबल गैसेज हो गई, ये तो रिएक्ट नहीं करते, इनको रहने दें। तो ये एलिमेंट जो है ये ब्लू शेड में जो आ रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, तो इनकी साइज जो है वो स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि इनका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और इनकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इनमें क्या होगा, इस साइड वाले एलिमेंट में क्या होगा, ये जो स्पेशल ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनकी लार्ज साइज होगी, लार्ज साइज की वजह से लो आईपी होगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लो होती है। ठीक है, तो इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमें गाइड करेंगी कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं। ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। अब ये देखें, सिंपली कंपेयर करें, एक बड़ा एटम छोटा एटम,
अब छोटे एटम का इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है, इस साइड पे आएगा, ये मेटल है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, यानी इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है मेटल के हिसाब से, या मेटल के एटम में उसकी साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर है। इलेक्ट्रॉन दूर है तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो लार्ज रेडिया के बजाय इनकी आईपी जो है वो कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ये साइज छोटी होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया पॉजिटिव आयन, इन्होंने बनाया नेगेटिव आयन। तो ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो बॉन्ड कौन बनेगा, आयनिक बनेगा कि कोवेलेंट बनेगा। अगर एक एलिमेंट इस साइड का, एक एलिमेंट इस साइड का है, तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉस करने वाले, ये गेन करने वाले। अब अगर दोनों एलिमेंट इस एरिया के हैं, अगर बॉन्ड जो है, एक भाई आपका कार्बन है, दूसरा आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर ये रेड वाले आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड क्या होगा भाई, कोवेलेंट होगा। क्यों होगा कि सारे नॉन मेटल्स हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं। आपको क्या मिला भाई, आपको CCl4 मिल गया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, आपको क्या मिल गया, उसके बाद जो है आपको CCl4 CBr4 मिल गया। यानी कोई भी इनका कंपाउंड आपको अगर मिलेगा, अगर नॉन मेटल से कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। तो बजाय एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने या देने के, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक करते हैं। ये एम्प्टी पीरियोडिक टेबल है, तो थोड़ा आपकी नॉलेज को जरा गेन करने, समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या आता है। अब देखिए, जैसे जैसे कॉमन सेंस की बात करते हैं, ग्रुप डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ग्रुप डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, चांस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगा कि चांस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रुप डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, चांस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा या चांस ऑफ आयनिक बॉन्ड बढ़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मान लें कि जैसे आप दोनों इधर आते हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है स्ट्रांग, इस साइड वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले। ये एलिमेंट जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, ये एलिमेंट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। ठीक है, अब जैसे आप इधर आएंगे तो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर दोनों कम होते जाएंगे। अब जितना ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर कम होता जाएगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा। ठीक है, अब एक एलिमेंट जो है ए इधर है, ठीक है, और बी इधर है, ठीक है, सी इधर है, डी इधर है, ठीक है। तो नंबर पहली बात कि सी और डी ने कंपाउंड बनाया, क्या होगा, सी और डी ने मिलकर कंपाउंड बनाया, क्या होगा, कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, कोवेलेंट होगा, सही बात की आप लोगों ने। नंबर 2, ए और बी ने बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड होगा, ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड होगा। इस बार सारे गलत हो, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, मेटालिक बॉन्ड, दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू क्या बनाएंगे, एलाई बनाएंगे। एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो ये दोनों में भी अपनी स्ट्रक्चर में एक दूसरे से एलाई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, पर अगर ये मिलते हैं तो फिर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं। उसके बाद अगर बॉन्ड बनता है
नंबर थर्ड चॉइस कि बॉन्ड जो है ए एंड डी के दरमियान बनता है, क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉन्ड जो है इधर से बनता है कि ये X है, ठीक है, और ये Y है, ठीक है, तो व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन X एंड Y? X एंड Y क्या होगा? कोवेलेंट होगा। X एंड Y भाई कोवेलेंट होगा। और ये कंपाउंड कौन सा होगा अगर आपको बता सकते हैं तो मैं ब्रैकेट में लिखूं, ये कंपाउंड कौन सा बनेगा? कोई अज्यूम करो X और Y का कंपाउंड कौन सा होगा? कौन कौन से एलिमेंट है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही मैक। हमें क्या मिलेगा? ये सिलिकॉन, कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो ये आपका ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड जो बनेगा सिलिका बनेगा। तो सिलिका जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड, जॉइंट मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि इससे आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई कि आप रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि किस किस टाइप के एलिमेंट मिलके किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलें, इसको मजा आया, इसमें एंजॉय किया, इसको थोड़ा सा एंजॉय किया, होप सो, मे बी, हैव यू एंजॉयड? ओके बेटा, ओके। थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है बूस्टअप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भाई हमने देख लिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, ठीक है, तो किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं? अगर आपके पास कोई नॉर्मल एलिमेंट है, यानी नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। और दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, अब ये जो नॉर्मल एलिमेंट हैं इसमें नॉर्मली जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली, यानी जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वैलेंस के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल, यानी जो नेक्स्ट इनर शेल है, पेनल्टीमेट शेल यानी जो नेक्स्ट इनर शेल है, वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ऐसा कहां होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, या सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहां पे क्या होता है कि दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बाहर वाले भी अंदर वाले भी, फॉर एग्जांपल आप आयरन का एग्जांपल लें तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 26, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब ये क्या करता है कि समटाइम्स ये अगर s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये +2 वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अगर ये जो d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ठीक है, 6 तक, अब 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं। और जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वैलेंस शेल के पूरे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद नहीं करते या पूरे इलेक्ट्रॉन्स यूज करना पसंद नहीं करते, यानी वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट हैं? इन नॉर्मल एलिमेंट्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, सच एज लीड हो गया, ठीक है, लीड का एटॉमिक नंबर 82 है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये जो लीड में 6s2 4f14, उसके बाद 5d10 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 6p2। ठीक है, अब देखें कि ये जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। 4 टोटल जो हैं इसमें
किसकी बात करें हम, लीड की बात करें कि प्लम्बम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 s ऑर्बिटल में है, 2 p ऑर्बिटल में है। तो जरा देखें कि 6s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है उससे ज्यादा है 4f की, उससे ज्यादा है 5d की, उससे ज्यादा है 6p की। तो 6p बहुत बाहर होती है, ठीक है। तो ये जो s ऑर्बिटल वाला पेयर है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, ये पेयर बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होता है। तो ये पेयर मोस्टली जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं होता। तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, किसके, p वाले। तो प्लम्बम 2 जो है ये मोस्ट कॉमन है, ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, प्लम्बम का। और प्लम्बम 4 जो है ये लेस कॉमन है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होते, इस इफेक्ट को कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। और ये इनर्ट क्यों है, क्योंकि इससे इसके बाद में f ऑर्बिटल के और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम? आपको कैसे पता चलेगा बॉन्ड कौन सा बन रहा है बेटा? ये एक तो अकुल से पता चलता है, दूसरा आपके स्टडी के बैकग्राउंड से पता चलता है, ठीक है। ऐसे आप धोखा तो नहीं लगा सकते। आपको पहले तो ये सिंपल बैकग्राउंड आना चाहिए कि भाई पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए कि एक एलिमेंट मेटल है, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड अगर कोई आपका 1a या 2a ग्रुप का एलिमेंट है, 6a 7a ग्रुप का एलिमेंट है तो पक्का आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब एक आप ट्रांजिशन एलिमेंट बीच से लेते हैं, दूसरा उधर लेते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक भी कोवेलेंट भी। ये जो आप फर्स्ट ईयर वाले लोग हो, आपको जब इंटर पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा। ये जो कही हुई चीज है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके ओके। हाँ, कोई पूछ रहा है सुपर ऑक्टेट वगैरह के बारे में। देखिए ऑक्टेट रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये देखिए आपका BF3 कंपाउंड, BF3 इसने बॉन्ड बना लिया। अब 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, यानी 3 शेयर्ड पेयर हैं। तो बोरान के बाहर टोटल जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरान की ऑक्टेट पूरी नहीं है। अब एक्सटेंडेड ऑक्टेट को देख लें जरा, PCl पाए, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी फास्फोरस के बाहर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्टेट से ऊपर है, ऑक्टेट से ऊपर है। आप SF6 लेने, तो सल्फर के बाहर जो है 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको एक्सटेंडेड ऑक्टेट कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो काफी जो चीजें हैं, ठीक है, काफी जो चीजें हैं वो, काफी जो एलिमेंट हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब कौन कौन नहीं करते ये हमारा एरिया नहीं है बेटा, तो ये थोड़ा जो सिंपल आपको आपके जहन में आ सकता है वो मैं आपको बता। इसके बाद क्या चीज है, ओहो रुस गया सी, किधर गया भाई, कर लिया ना हमने एस ब्लॉक, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो चीज है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में फिर क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक मरतबा इसको नजर डालते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस शेल के साथ साथ जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद इन नॉर्मल एलिमेंट्स कोर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट। अब देखिए ये जो है कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस, हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो सेकंड लास्ट शेल है इसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अब ये तीसरा शेल है, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ओनली ये यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं भाई, 8 इसमें हैं, 2 इसमें हैं। इनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोर, खाली कोर कहते हैं या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। मेटलाइड्स की ड्यूअल कंडीशन होती है, जो ऊपर वाले मेटलाइड हैं वो ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो नीचे वाले मेटलाइड हैं, ठीक है, सच है जिंक वगैरह, वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, तो दोनों बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके बाद क्या चीज है भाई, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आए पहली टॉपिक पे आते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब हमने थोड़ा सा हमें आइडिया मिल गया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट ऑक्टेट पूरी करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्टेट पूरी कैसे करता है। हमने पढ़ा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गेन करके पूरी करते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो किस तरह से ऑक्टेट पूरी करते हैं, शेयर करके या लॉस एंड गेन करके। किस तरह से ऑक्टेट पूरी करेंगे, शेयर करके या लॉस और गेन से, यानी मेटल और नॉन मेटल होने चाहिए या दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, मेटल और नॉन मेटल और दोनों, दोनों मेटल हो या दोनों नॉन मेटल हो, मेटल एंड नॉन मेटल हो। तो वाल्टर कोसेल साइंटिस्ट था, इसने 1916 में और जीएन लेविस ने, दोनों ने मिलकर दो थ्योरीज प्रपोज की थी केमिकल बॉन्ड की। एक का नाम इन्होंने रखा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इसका क्रेडिट वाल्टर कोसेल ने लिया। कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसका क्रेडिट लिया किसने, जीएन लेविस ने, जीएन लेविस ने लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, इसके हिसाब से एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूरी कर सकता है। एलिमेंट अपनी ऑक्टेट, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एलिमेंट को केमिकल बॉन्ड बनाना है, एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है, पर इस वाले टाइप में ऑक्टेट पूरी कैसे हो रही है कि एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है, निकल रहा है, दूसरे एलिमेंट में एंटर हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूजर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। दो किस्म के एलिमेंट हो, एक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैंने आपको बैकग्राउंड तो बता दिया है। तो पहला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देगा, वो मेटल होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएगा। अब मेटल पॉजिटिव आयन क्यों बनाएगा, उसकी साइज लार्ज है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आयनाइजेशन कम होने की वजह से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कौन सा आयन बनाएगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। मेटल लार्ज साइज की वजह से, कम आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, ठीक है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो इस साइड वाला जो बी एटम है नॉन मेटल, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि अपनी छोटी साइज की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, तो वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि उसको आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर लेगा क्यों, लेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह। किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, नॉन मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। जैसे ही शिफ्ट होगा तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, 6, 8, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। तो इसकी ऑक्टेट कैसे पूरी हुई है, जब इससे जो अकेला इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। अब इसके पास क्या सीन था, इसके पास आखिरी शेल में 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने हो गए, ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन आया 2, 4, 6, 8। अब दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई। इसकी 2, 8 हो गई, पहले क्या थी 2, 8, 1 थी, इसकी क्या हो गई 2, 8, 7 हो गई, ठीक है। और इसकी क्या हो गई 2, 8, 8। अब दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई, पर हुई कैसे, हुई ऐसे है कि मेटल ने, सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों लॉस किया, लार्ज साइज थी, आईपी कम थी,
आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पॉजिटिव आयन बनाया। इसने गेन क्यों किया? इसकी साइज छोटी थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आयन बनाया, एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों गैस स्टेट में बनेंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शिफ्टिंग कहां से होगी? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो भाई वाल्टर कोसेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब लूजिंग वाले कौन होंगे? दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मेटल से निकल के सीधे जाएंगे नॉन मेटल में, तो मेटल बनाएगा पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल बनाएगा नेगेटिव आयन, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि दिस बॉन्ड इज जनरली फाउंड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 1a 2a एंड 3a ग्रुप। अब ये 1a 2a 3a वाले क्या होते हैं? ये होते हैं मेटल्स। और दूसरे कौन से हैं? 5a 6a एंड 7a। तो ये कौन से होते हैं? ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो लार्जर देन 1.7 होता है, लार्जर देन 1.7 होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो लार्जर देन 1.7 होगा, लार्जर देन 1.7 होगा, ठीक है बेटा। चलो इसको सेव करते हैं, इसमें कोई दिक्कत बेटा? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? अब देखिए और क्या चीज है, द एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन शुड हैव लार्ज रेडियस, उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, आईपी लो होगी इसकी वजह से, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो एटम गेन करेगा नॉन मेटल, जो उसका स्मॉल रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव आयन बनाएगा, नीचे वाला नेगेटिव आयन, और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या सीन है बेटा? कि वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि वो एलिमेंट जिसकी आईपी कम होगी वो क्या करेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो मेटल होगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा गैस स्टेट में। और एन एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, कौन होगा बेटा? नॉन मेटल। वो क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन बनाएगा गैस स्टेट में। अब व्हेन दीज गैसियस आयंस कम क्लोज टू ईच अदर, गैस आयंस एक जगह पे खड़े तो नहीं होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, जैसे ही घूमते घूमते एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को फर्मली हेल्ड करेगी, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जनरेटेड व्हेन दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कम क्लोज टू ईच अदर। तो इनके दरमियान क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, उससे आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी, कि यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। तो यहां से हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे, इसको मैं, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन है तो अभी कर ले।